हाँ भाई, तो आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर मार दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, शुरू किया जाए फिर एक बार। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। क्या पढ़ना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ है ना, या आवेशित कण का पथ या आवेशित कण की गति भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कैसी गति कर रहा है या उसकी गति का पथ कैसा होगा, वही हमको पढ़ना है आज। जिसको हम ऐसे भी कह सकते, इंग्लिश में कह सकते हैं कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पढ़ना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ही पढ़ना है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन हम लोगों को नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो मान लेते हैं कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, तीर मार देते हैं। ये कलर चेंज करना पड़ेगा। ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, कैपिटल ई। ठीक, अब मान लो कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करने वाला है। तो पहली बात तो वो आवेशित कण कैसे कैसे प्रवेश कर सकता है? तो आप कहोगे सर वो क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर सकता है, या क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर सकता है, या क्षेत्र से किसी कोण पर प्रवेश कर सकता है। ना तो समांतर प्रवेश करेगा, ना तो लंबवत प्रवेश करेगा, बल्कि किसी कोण पर झुका हुआ प्रवेश करेगा, ऐसे तिरछा प्रवेश करेगा, है ना। तीन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो एक एक करके हम एनालाइज करेंगे कि समांतर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, लंबवत प्रवेश करेगा तो क्या होगा, और किसी कोण पर प्रवेश करेगा तो क्या होगा। तीनों कंडीशंस को वन बाय वन एक एक करके अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पहला केस देख लेते हैं। पहला केस देख लेते हैं कि जब कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, क्षेत्र के समांतर प्रवेश, किधर प्रवेश करे? जब कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। अच्छा, क्षेत्र के समांतर मान लो कई तरीके से हो सकता है पॉसिबल। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये निगेटिव चार्ज हो, है ना। अच्छा, क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की दिशा में भी प्रवेश कर सकता है, क्षेत्र की दिशा में भी प्रवेश कर सकता है। ये भी कुछ गंदा सा बन गया, थोड़ा वी का वी टाइप से दिखना चाहिए, है ना। और क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी प्रवेश कर सकता है, क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी प्रवेश कर सकता है। क्यों भाई? ये चार कंडीशन हो सकती हैं। या तो धनावेश होगा, क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा, या तो ऋणावेश होगा, क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा, या तो धनावेश या ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा। अगर हम क्षेत्र के समांतर की बात कर रहे हैं तो समांतर में यही चार केसेस हो सकते हैं, कोई पांचवा केस नहीं हो सकता। बोलो मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बताओ, इतनी बात भैया मेरी सही है कि गलत है? क्या क्षेत्र के समांतर और कोई तरीका हो सकता है क्या? दो प्रकार के आवेश हैं, एक प्लस एक माइनस। वो क्षेत्र के समांतर या तो क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेंगे, या तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेंगे। क्यों भाई, बात क्लियर है सभी को? गुड, है ना, बिल्कुल यही हो सकता है। ठीक यार, जरा वीडियो के ऊपर शेयर करो। तुम लगता है तुम लोगों ने शेयर नहीं किया है, जनसंख्या थोड़ी कम दिख रही है, ऐसे थोड़े मजा आता है। एक बार शेयर करो वीडियो को दबा करके, तब मैं आगे बढ़ूंगा। या तो क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो धनावेश होगा, या तो ऋणावेश होगा, दो में से कोई केस हो। जब बल की बात करते हैं, अगर वो क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो, अगर वो क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो आप कहोगे सर ये धनावेश है, आप कहोगे सर ये धनावेश है। धनावेश पे जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी बल इधर की ओर लगेगा, है ना। ये ऋणावेश है, इस पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है।
ये भी धनावेश है, इस पर बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इस पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर धनावेश क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो उस पर बल भी क्षेत्र की दिशा में लगेगा। मतलब तुम साइकिल लेके जा रहे हो, है ना, कांस्टेंट स्पीड से गाना गाते हुए, तारा करते हुए जा रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पीछे से तुम्हारा दोस्त आया, वो तुमको पकड़ धक्का मारना शुरू कर दिया, जिस दिशा में तुम जाओ उसी दिशा में, है ना। जब वो तुमको धक्का मारना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, तुम्हारा वेग और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो तुमको उसी दिशा में धक्का मार रहा है तो क्या तुम दाएं बाएं भागोगे? क्या नहीं, जैसे जा रहे थे उसी दिशा में जाओगे, बस तुम्हारा वेग और बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो इसका मतलब है कि इस वाला जो ये जो केस हमने लिया, कंसीडर किया है, इसमें जो कण होगा उसकी गति तो सरल रेखा में ही होगी, सरल रेखीय गति भी होगी, है ना, लेकिन कैसी होगी? त्वरित होगी। त्वरित मतलब उसका वेग बढ़ रहा होगा, बस, है ना। तो अगर कोई धनावेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो वो सरल रेखा में ही गति करेगा, लेकिन उसकी गति त्वरित होगी, उसकी गति लगातार बढ़ती रहेगी। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश कर रहा है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बढ़ती चली जाएगी, है ना। अगर कोई ऋणावेशित कण प्रवेश करता है, कौन सा कण प्रवेश करता है? अगर कोई ऋणावेशित कण प्रवेश करता है, ऋणावेशित कण, तो आप कहोगे कि सर ये वाला केस है कि जब आप साइकिल लेके मस्ती से गाना गाते जा रहे थे और आपका दोस्त सामने से आया, है ना, और वो सामने खड़ा होकर आपकी साइकिल को पकड़ लिया और धक्का देने लगा, लेकिन आप भी पैडल मार रहे थे जोर जोर से, तो कुछ दूर तक वो पीछे हटेगा, लेकिन उसके बाद आपको हो सकता है रोक भी दे, हो सकता है रोक ना पाए, लेकिन आपकी गति को धीमा तो कर ही देगा, है ना। यानी कि ये जो गति होगी, ये गति होगी तो सरल रेखा में ही, क्योंकि बल तो उसने सीधा ही लगाया है ना। ये वेग का विरोध कर रहा है, विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, तो होगा तो सरल रेखा में, लेकिन गति होगी कैसी? मंदित गति होगी। कैसी गति होगी? मंदित गति होगी। कण की गति में मंदन होगा, उसकी गति लगातार, उसकी स्पीड लगातार घटती चली जाएगी। बात समझ में आई? उसकी गति लगातार घटती चली जाएगी। बात क्लियर है? अच्छा, यही चीज आप यहां भी देख के बता सकते हो। बताओ इस वाले के साथ क्या होगा, तुम लोग बताओगे इसको। गति कैसी होगी और उसकी गति में त्वरण होगा या मंदन होगा? बताओ जल्दी से। बुक में नहीं है तो मत पढ़ो यार, काहे फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ घास से रो। बताओ भाई, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ। गति विपरीत दिशा में होगी यार, त्वरण होगा। ले भैया, सब पढ़ाई लिखाई सब गुड़ गोबर, सब गुड़ गोबर। अरे नालायकों, अरे उल्लू के पट्ठों, अरे गधों, कौन कौन सी उपाधि मैं तुम लोगों को दूं, कौन कौन सी उपाधि सुसज्जित करूं मैं तुम लोगों को। अरे जब वेग इधर की ओर है, बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो गति में त्वरण होगा कि मंदन होगा? क्योंकि वेग और गति एक ही दिशा, बल और गति वेग एक ही दिशा में है, तो होगी तो गति सरल रेखा में ही होगी। गति होगी सरल रेखीय, लेकिन कैसी होगी? मंदन होगा, क्योंकि बल और वेग विपरीत दिशा में है। इसकी बात अगर मैं करूंगा तो तुम कहोगे सर यहां पर भी गति तो सरल रेखा ही होगी, सरल रेखी होगी, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहां पे त्वरित गति होगी। यहां पे कैसी होगी? यहां पर त्वरित गति होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। यहां पर सरल रेखी गति तो सब होगी, क्योंकि सभी में वेग और बल विपरीत दिशा में है, तो इसलिए बल वेग के परिमाण को केवल बदल पाएगा, वेग की दिशा को परिवर्तित। याद रखिएगा, जब कभी भी बल और वेग एक दिशा में होते हैं तो बल वेग के परिमाण को केवल बदल सकता है, वो वेग की दिशा को नहीं बदल सकता है। इसका मतलब है कि जब कभी भी बल और वेग दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो हर उस स्थिति में क्या होगा?
सरलरेखी गति ही होगी, बस गति में या तो त्वरण होगा और या तो मंदन होगा, है ना। तो भैया ये पहला केस डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। अब दूसरा केस है कि जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है ना। जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ये जरा समझने वाली बात है, ध्यान से एकदम मन लगा के पढ़ना। देखो इधर ये गंदी चीज है, इससे लाइन खींचेंगे, अच्छी लाइन खींचते बनता है। ये कण है एक, सॉरी ये एक्स अक्ष है, कण कह रहा हूं, ये वाई अक्ष है, दोनों परस्पर लंबवत होती हैं, सारी दुनिया को पता है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हमने कोई आवेशित कण जो है, मूल बिंदु से हमने कोई आवेशित कण लिया और इसको हमने उठा करके Q है। अच्छा एक बात और मजेदार बात बताऊं आपको मैं, कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर उसमें तो आपने ऐसे कराया है, उस वाली बुक में तो सर x की जगह y, y की जगह x लिखा हुआ है, सर ऐसे कैसे सर। तो मुन्ना मैंने उठा करके इसको इधर फेंका v वेग से, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया इस दिशा में, इधर y x दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगा दिया और x इस दिशा में मैंने उसको उठा के फेंक दिया। इधर मैंने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया y x दिशा में, y x की दिशा में मैंने लगा दिया वैद्युत क्षेत्र। गंदी बात है ना। y x की दिशा में मैंने क्या लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया और x अक्ष की दिशा में उसको v वेग से फेंक दिया। क्या कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है? आप कहोगे हाँ सर लंबवत है। हो सकता है किसी बुक में फेंका उधर हो, वैद्युत क्षेत्र इधर लगाया हो, भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई मना कर सकता है क्या किसी को? लंबवत कहा है तो लंबवत होना चाहिए, है ना। अब मैंने इस कण को ऐसे फेंका तो वैद्युत क्षेत्र जो है, मान लेते हैं धनावेश है, ऋणावेश होता तो बल नीचे लगता, बस और क्या परिवर्तन आता। तो इस पे बल किधर लगेगा आपको सर? धनावेश पर तो जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, F बराबर Q इंटू ई बल लगता है। क्यों नहीं लगता? क्या सब जानते हैं कि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, F बराबर Q इंटू ई लगता है। अच्छा एक कण है जिसमें वेग भी इधर की ओर है। इमेजिन करो तुम साइकिल लेके ऐसे जा रहे हो, साइकिल लेके ऐसे सामने सीधे जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त बगल से आया तुमको धक्का मार दिया, तुम्हारा दोस्त बगल से आया तुमको धक्का मार दिया, क्या तुम सीधे ही जाते रहोगे या उसके धक्का मारने तुरंत मुड़ के इधर जाने लगोगे? क्या कहते हो बताओ? तुम ऐसे सीधे जा रहे थे, उसने बगल से एकदम बगल से लंबवत धक्का मारा, तो क्या तुम सीधे ही जाते रहोगे या उसके धक्का मारने से तुरंत ऐसे मुड़ के इधर जाने लगोगे? क्या होगा बताओ? बताओ क्या होने वाला है, सोच के बताओ। हाँ भाई, इधर उसने धक्का मारा, इधर जा रहे थे, तो इस वेग और इस बल के प्रभाव में थोड़ा सा मुड़ जाओगे और ऐसे गति करोगे, नहीं होगा? बोलो, ऐसे कभी हुआ होगा आपके साथ शायद कि नहीं हुआ कभी? इतनी खराब साइकिल चलाते हो गिर जाओगे इतने में, क्या बात करते हो यार। थोड़ा ऐसे थोड़ा सा ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, बल्कि ऐसे घूम जाओगे बीच में ना। तो ये देखो, ये जा इधर रहा था और बल ऊपर लग रहा है, होगा क्या? ये इन दोनों के बीच में इधर मुड़ के ऐसे चला जाएगा। बोलो मैंने सही बताया कि नहीं बताया? अगर सही ना बताओ तो भी मेरे को बताना। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे ही क्यों मुड़ेगा वो तो ऐसे मुड़ना चाहिए। क्यों भाई? कुछ लोग कहेंगे ट्रैजेक्टरी पहली वाली होगी, कुछ लोग कहेंगे सर दूसरी वाली होगी, है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये एकदम तिरछा बीचों बीच जाके मुड़ेगा, ये एकदम ऐसे मुड़ेगा। क्यों दाएं बाएं मुड़ रहे हैं आप? सीधे ऐसे एकदम सीधे बीचों बीच सीधा जाएगा एकदम, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि ये एकदम ऐसे सीधा जाएगा तो तीसरे नंबर का होगा। बताओ पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा? क्या लगता है तुम्हें? वो एकदम बीचों बीच ऐसे चला जाएगा सीधी लाइन पे, ये थोड़ा ऐसे मुड़ के जाएगा, थोड़ा ऐसे मुड़ के जाएगा, क्या लगता है तुम्हें कैसे जाएगा?
क्या लगता है तुम्हें कैसे जाएगा वो? क्या लगता है, जल्दी बताओ कैसे जाएगा वो? फर्स्ट वाले केस तरह जाएगा कि उन्हें सबसे पहले वही बनाया इसलिए वैसे ही जाएगा, है ना। चलो तुम लोगों की बात को मान करके यहां पे हम इसको बना के लिख देते हैं, है ना। और अंतिम में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो कैसे जाएगा, हालांकि मुझे पता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे, ऐसी कोई भी घटना आपको मिलती है तो आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, और हम इसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालेंगे, इसका पथ का समीकरण निकालेंगे, और वो समीकरण हमें बताएगा कि 1 नंबर सही होगा कि 2 नंबर सही होगा कि 3 नंबर सही होगा। वास्तव में हमें बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा सही होगा, है ना। हमें बिल्कुल नहीं पता कौन सही होगा, बिल्कुल भी नहीं पता है हमें कि कौन सा सही होगा, ठीक है। बिल्कुल भी हमें नहीं पता है कि कौन सा सही होगा, ठीक। हम एक ऐसे ही बना रहने देते हैं, कोई बना रहने देते हैं। हम मान लेते हैं कि इस पे कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x, y। भाई आप कभी नहीं बता सकते ऐसे देख करके कि एक्चुअल में क्या होने वाला है ना, आप बता ही नहीं सकते। कभी भी आपसे पूछे ऐसे कोई कंडीशन देकर कि बताओ कौन सा पथ होगा, आप कहोगे अंतर्यामी है क्या यार, कौन सा पथ होगा बता दें तुमको। पहले हम निकालेंगे समीकरण उसके पथ का, समीकरण देख के बताएंगे कि वो सरल रेखा होगा कि वृत्ताकार होगा कि परवलयाकार होगा कि अतिपरवलयाकार होगा कि दीर्घवृत्ताकार होगा कि कैसाकार होगा, है ना। हम समीकरण देख के बताएंगे। हम फिजिक्स पढ़ते हैं और मैंने कहा था आपको कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ जो होती है वो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है ना। इसी लैंग्वेज में आंसर छिपा है, इसी लैंग्वेज में आंसर छिपा है क्या, कि गति कैसे होने वाली, इनमें से कौन सा सही है तीनों में से, है ना। इसी लैंग्वेज में से आंसर छिपा है। चलिए उसी आंसर की खोज करते हैं, वही निकालने का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि इस पॉइंट का निर्देशांक x, y हो गया तो सारी दुनिया जानती है कि इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ये दूरी हो जाएगी x और यहां पर ये दूरी हो जाएगी y। ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी y। x अक्ष पर दूरी चली गई x, y अक्ष पर दूरी चली गई y। बोलो बात मेरी समझ में आई? ये बोलो क्लियर है नहीं क्लियर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फिर मैं आगे चलूं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्लियर है, समझ गए? ओके, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर इसके। कभी भी गति इस प्रकार हो रही हो कि गति में वेग और त्वरण दोनों एक दिशा में ना हो, उसके बाद चाहे तिरछे मिर्छे कैसे भी हो, क्या कॉन्सेप्ट पकड़ो भाई साहब, कॉन्सेप्ट। गति कभी भी हर जगह फिजिक्स में काम आएगा। कभी भी गति इस तरह से हो रही हो कि वेग और त्वरण दोनों एक दिशा में ना हो, दोनों की दिशाएं अलग अलग हों, तो हमेशा इस स्थिति में आपको करना क्या है कि चाहे वेग को वियोजित कर लो, चाहे त्वरण को वियोजित कर लो, और दोनों को दो लंबवत दिशाओं में कर लो। मान लो कि इधर त्वरण लग रहा है और इधर वेग है, दोनों एक दिशा में नहीं है, तो वेग को वियोजित कर लो, है ना। चाहे त्वरण को भी आप कर सकते हो, इधर हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा v sin थीटा। समझ में आई बात? अब आपके पास दो तरीके की गति बची। अब जिसको वियोजित करते हैं भैया, वियोजित करने का मतलब ये होता है कि इसको निकाल के हम कूड़े में फेंक देते हैं। अपने पास दो तरह की गति है, एक गति जो इस दिशा में हो रही है जिसका त्वरण a है, और एक गति जो इस दिशा में हो रही है जिसमें कोई त्वरण नहीं है, उधर कोई त्वरण ही नहीं है। अब इन दोनों गतियों को हम अलग अलग एनालाइज करते हैं, है ना। हालांकि यहां पे ऐसे कोई कोण का झंझट ही नहीं है, वेग इधर की ओर त्वरण उधर की ओर है, दोनों पहले से ही दो लंबवत दिशाओं में है। जब पहले से ही दोनों दो लंबवत दिशाओं में है तो मेरे को इनको वियोजित वियोजित करने की कोई आवश्यकता, बिल्कुल भी कोई आवश्यकता एकदम से नहीं है। बात समझ में आई? मुझे इसको वियोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही लंबवत दिशा में है। ये मैंने तब के लिए बताया जब लंबवत दिशा में ना हो। कॉन्सेप्ट सीखते रहो, क्यों ऐसा किया इसका कारण आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए भाई, हमने इसको वियोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां से यहां t समय में ये कण पहुंचा है। कितने समय में?
कितने समय में, टी समय में मान लो कण यहां से यहां पहुंचा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स अक्ष की दिशा में बात करेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में, किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में अगर हम बात करेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में अगर हम बात करेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में, तो आपको फिर एक्स अक्ष की दिशा में वेग है, त्वरण नहीं है। और त्वरण अगर ना हो तो हम खुश हो जाते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, क्यों? क्योंकि बिना त्वरण के दूरी बराबर सीधे लगाओ चाल गुणे समय। जब त्वरण आ जाता है तो हमको गति के समीकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। क्या? जब त्वरण आ जाता है तो हमको गति के समीकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। त्वरण नहीं होता है तो हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब यहां त्वरण नहीं है तो सीधे हम कहेंगे दूरी बराबर, कितना दूरी गया भाई, एक्स दूरी बराबर चाल गुणे समय। बोलो नहीं कर सकते। अगर त्वरण नहीं है तो सीधे दूरी बराबर चाल गुणे समय, या इसको आप ऐसे पलट के लिख दो ना यार, ऐसे क्यों लिख रहे हो, सीधे लिखो समय बराबर दूरी बटा चाल, समीकरण नंबर 1। बोलो ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी, कि एक्स अक्ष पे कितना दूर गया, एक्स दूरी गया, कितने समय में गया, टी समय में गया, किस वेग से गया, वी वेग से गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा लेंगे, क्योंकि त्वरण नहीं है, क्योंकि त्वरण नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छे, मुझसे पहले कुछ बच्चे लिख दिए, वेरी गुड, शानदार, बहुत खूब, खूबसूरत, जिंदाबाद, शाबाश। चलो क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। और क्लियर तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक ठोंक दो दबा करके, इतने कम रखता मेरे को अच्छा नहीं लगता है, देख देख के मेरा दिल जो है वो भरा आता है। बताओ तुम लोग लाइक भी नहीं कर सकते हो, चलो अच्छा मत करो, जाओ। हाँ भाई, एक्स अक्ष पे, अच्छा वाई अक्ष की दिशा में अगर बात करूं, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष की दिशा में अगर मैं बात करूं, वाई अक्ष की दिशा में, तो आप कहोगे भाई वाई अक्ष दिशा में, अगर एक्स अक्ष की दिशा में हम बात करें तो ठीक है, वाई अक्ष की दिशा में अगर मैं बात करूं, वाई अक्ष पर, तो आप कहोगे सर वाई अक्ष की दिशा में हमें क्या करना चाहिए, कि इधर की दिशा में बल है, और बल अगर है F बराबर Q इंटू ई, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर आ जाएगा QE डिवाइडेड बाई M। ये त्वरण निकल आया। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, त्वरण निकल आया, त्वरण आ गया। तब अगर त्वरण है तो सीधे सीधे नहीं, हमको गति के समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा समीकरण लगाएं? समय दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि या तो पहला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे। अच्छा वेग का कोई मतलब नहीं, अंतिम वेग से हमको दूरी दिया हुआ है तो तय हो गया, दूसरा लगाएंगे। तो आपको सर अतः गति के दूसरे समीकरण से, अतः गति के दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। अच्छा किस दिशा में? y एक दिशा में है ना, तो y अक्ष दिशा में विस्थापन, y दिशा में वेग, y दिशा में त्वरण की बात कर देता हूं मैं, क्यों भाई? और थोड़ा सा मैं इसको यहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि समझ में तभी आएगा जब एक साथ लिखा रहेगा। तो y अक्ष की दिशा में विस्थापन है y बराबर, y अक्ष की दिशा में इधर वेग तो पूरा का पूरा इधर था, मतलब y अक्ष की दिशा में इसका वेग शुरू वाला 0 था, शुरू में y अक्ष में कोई वेग नहीं था, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है भाई y अक्ष पे? क्यू ई बाई एम, ये y अक्ष पे ही तो है, इंटू टी स्क्वायर, और t कितना है? तो t है x बाई वी, तो x बाई वी का होल स्क्वायर। तो आपको सर ठीक है y इज इक्वल टू, तो 0 ही हो गया, ये कितना हो जाएगा? क्यू ई अपॉन 2mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कहो सर ऐसा भेदभाव क्यों? एक्स स्क्वायर को सर आपने सबसे अलग थलग क्यों कर दिया? एक्स के साथ ये भेदभाव क्यों? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू ई इंटू वाई, है ना। कहो सर ऐसे क्यों लिखा? कोई बताएगा ऐसे क्यों लिखा मैंने? बेटा रजत कुमावत जी, आप ठीक ठाक कर रहे हैं, मतलब देख के लगता है आप लाइव में आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो जरा सीरियस स्टूडेंट्स की तरह हमेशा यूट्यूब नहीं खोला करिए। आप जिस भी चीज़ तैयारी कर रहे हो, आप मुझे 12th क्लास में दिख जाओगे, आप मुझे नीट में दिख जाओगे, 11th में दिख जाओगे, जेई में दिख जाओगे,
बेटा ऐसे तैयारी कैसे होगी, है ना, तुम काफी सीरियस स्टूडेंट लगते हो, अच्छा खासा पढ़ने में ठीक ठाक कर रहे हो, तो इसलिए तुमको मैं सलाह दे रहा हूं और कोई कारण नहीं है कि जब आपकी क्लास है क्लास करिए, बाकी टाइम पे हमेशा जाके नहीं कि सब कुछ तो मिलेगा, रेंचो मत बनो, ठीक है। अगर वास्तव में कोई तैयारी कर रहे हो किसी चीज की तो सीरियसली अपनी सेल्फ स्टडी पे टाइम दो, एक क्लास जो भी ज्वाइन करना ज्वाइन करो, ऐसे करोगे तो अपना नुकसान करोगे, जहां जो चल रहा है वहीं चल दिया है। ऐसा इसलिए लिखे हैं बेटा क्योंकि अभी आप लोग पढ़ोगे कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में कोई समीकरण लिखा हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में कोई समीकरण लिखा हुआ है तो ये परवलयाकार गति को प्रदर्शित करता है, मतलब ये परवलय को प्रदर्शित करता है ना। तो गति कैसी होगी, परवलयाकार होगी। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है, यानी कि y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है ना, तो ऐसे समीकरण बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है। और अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा बनता है। याद करो, मैंने शायद बताया था आप लोगों को, है ना, कि अगर y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ ऐसा बनता है, और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। यहां पर देखिए इन दोनों में से कौन सा कंडीशन लग रहा है, x में स्क्वायर है कि y में स्क्वायर है, आपको अक्सर x में स्क्वायर है। अगर x में स्क्वायर है मतलब जो ग्राफ बनाया है मैंने यही वाला सही ग्राफ है ना, मतलब ट्रेजेक्टरी कौन सी बनेगी, आप कह रहे थे 1 नंबर, लेकिन 2 नंबर वाली ट्रेजेक्टरी सही बनी हुई है ना। तो बिना समीकरण देखे आप ये नहीं बता सकते हो, क्या बिना समीकरण देखे आप ये नहीं बता सकते हो कि वास्तव में इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होने वाली है ना। बिना समीकरण देखे आप ये नहीं कह सकते हो कि वास्तव में इसकी ट्रेजेक्टरी मतलब इसका पाथ, मतलब इसका पथ कैसा होने वाला है, वृत्ताकार है, परवलयाकार है, सरल रेखा है, क्या है, ये बिना आप समीकरण देखे नहीं बता सकते। नहीं बेटा 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, साथ साथ मेरे लिखते चलो, साथ साथ मेरे लिखते चलो, जो भी नोट्स बनवा रहा हूं 1 रुपए चवन्नी नहीं देने की आवश्यकता है। हाँ लेकिन काम चोरी करनी है, नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात तो काम चोरी के पैसे लगेंगे। क्लियर है भाई सबको इतना। तो गति कैसी होगी हम लोग समझ गए कि सर गति होगी परवलयाकार, फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2mv स्क्वायर। अच्छा अगर मैं नीचे फॉर्मूला क्या एक बार लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, देख लो, है ना, यही था फॉर्मूला, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे अगर हम आगे चलें तो हम कहें कि अगर मैं नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो क्यू ई डिवाइडेड बाई 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा, तो y इज इक्वल हो सकता है क्यू ई डिवाइडेड बाई 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। ये काइनेटिक एनर्जी में केवल के लिख दे रहा हूं वरना ये कंफ्यूजन करेगा आपको, ये आपको कंफ्यूजन करेगा कि कहीं ये के इंटू ई तो नहीं लिखा हुआ है ना। काइनेटिक एनर्जी इंटू ऐसे कर सकते हैं हम लोग, बताइए 4k इंटू एक्स स्क्वायर। कभी कभी हमको देता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इतनी ऊर्जा से किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो जब कहे इतनी ऊर्जा से प्रवेश कर रहा है तो आप यहां पे ऊर्जा लिख दीजिएगा, जब कहे इतने वेग से प्रवेश कर रहा है तो आप यहां पे वेग लिख दीजिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है सभी को। एक फॉर्मूला ये है आपके पास, एक फॉर्मूला ये ऊपर वाला है, एक फॉर्मूला नीचे, तो 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, है ना। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम कोई भी सवाल बनेगा तो उसको लगा सकते हैं। बोलो लगा सकते हो आप, तो सर बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। ये बीच वाली चीज जो है बिना काम की है, तो ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं, और बाकी ये 2 फॉर्मूले हैं जिसपे बेस्ड हम लोग क्या लगाएंगे, जिसपे बेस्ड हम लोग लगाएंगे सवाल, क्या लगाएंगे,
इसके आधारित हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, मैं दोनों फॉर्मूले बगल में लिख दे रहा हूं क्योंकि थोड़े जटिल है, कभी कभी आपको नहीं याद होते हैं। ठीक, तो क्या करना है, अपने को बगल में लिख करके, कभी तो कुछ बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद होता, कैसे याद करें, मेरे को याद आ गया इसी बहाने। एक बात तुम एक टिप्स तुम थोड़ा शेयर कर दूं, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद होता सर, है ना, और दूसरा सर न्यूमेरिकल नहीं लगता हमसे। दो रीजन है, न्यूमेरिकल इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले होते ही नहीं है कि आप डेटा देख के फिट कर सको कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला फिट किया जाए, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं लगता। और फॉर्मूला इसलिए नहीं याद होता है क्योंकि आप न्यूमेरिकल लगाते नहीं हो। आपको अक्सर वाह सर मजे ले रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, फिर कह रहे हो कि न्यूमेरिकल लगाओ तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अरे जो चीज लग नहीं रहा उसको कैसे लगाएं सर? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप सारे फॉर्मूलों को लिस्ट बना करके अपने आंखों के सामने लिख के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन, मूलभूत प्रश्न जो होते हैं जिसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप उसकी तरह डेटा दिया हुआ फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर देना है ना। आप उन फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न लगाना शुरू करिए। आप एक फॉर्मूले पे 2-2, 3-3 प्रश्न लगाते जाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए। मेरी बात को ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं इस 2 मिनट के अंदर। ठीक है, आप सारे फॉर्मूले को लिख के रख लीजिए, उसके बाद उन्हीं फॉर्मूलों को देख देख के आप क्वेश्चन लगाइए। मत याद करिए, मत याद बिल्कुल मत करिए, रट्टा बिल्कुल मत मारिए कि कुलाम का नियम होता है 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है, तीव्रता में Q1 होता है, उसमें फिर भूल गए बाद में, अरे यार अब ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा में Q1 Q2 था कि स्थिर ऊर्जा में नीचे R स्क्वायर था, कि लो हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, ऐसे रट्टा मारोगे तो ये कंफ्यूजन हमेशा होता रहेगा। आप फॉर्मूले को लिस्ट बना के लिख लीजिए सारे, और उस पे आधारित क्वेश्चन को आसान आसान प्रश्न एकदम लगाना शुरू करिए। जब आप प्रश्न लगा लोगे, फॉर्मूले धीरे आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद आप कठिन प्रश्नों पे जाइए, क्योंकि वहां पर सवाल देखते ही आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले एकदम झकझोर जाने चाहिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, कौन कौन से अप्रोच इसमें लगाई जा सकती है। अच्छे सवालों को करने के लिए जरूरी है कि सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपके दिमाग में नहीं है तो अच्छे सवाल आपसे क्लिक नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस फॉर्मूले में क्या क्या यूज किया जाता है, कहां कौन सी चीज है, कौन सी चीज यहाँ पर कौन सी रखनी है, क्या चीज दी है, क्या चीज नहीं दी, किसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, है ना। तो क्या तरीका है, फॉर्मूला याद करिए। और फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है कि आप हर एक फॉर्मूले पे 2 से 3 प्रश्न लगाइए, आपको सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, अब हम लगाएंगे इस पे कुछ प्रश्न, है ना, और प्रश्न लगा के देखेंगे अपने को फॉर्मूला याद हो। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है। कैसी प्लेट है? देखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं। और ये एक निगेटिव प्लेट है। कैसी प्लेट है? निगेटिव प्लेट है ना। यहां से मैंने 3 कण छोड़े, कण नंबर 1, कण नंबर 2, कण नंबर 3। ठीक है, कण नंबर 1 एकदम सीधे निकल गया, एकदम हिला ही नहीं भाई साहब, सीधे निकल गया। ठीक है, कण नंबर 2 वो आकर के यहां पे ऐसे टकरा गया, और कण नंबर 3 आकर के यहां पे ऐसे इधर टकराया, ये टकरा गया, है ना। आपको ये बुक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सीधी चीज पूछ लिया, आसान सी बात पूछ लिया है। मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगा इसमें, है ना। पहला चीज मेरे को ये बताना है, नंबर 1 चीज मेरे को ये बतानी है, पहली चीज ये बतानी है मेरे को, क्या बतानी है कि इन तीनों में सभी का, इसको मैं ये कह दे रहा हूं, सभी पर आवेश की प्रकृति बतानी है। आवेश की प्रकृति बतानी है आपको, आवेश की प्रकृति बतानी है सभी पर। बी नंबर आपको बताना है कि किसका Q/M सर्वाधिक है ना, किसका Q/M सर्वाधिक है। चलो जल्दी बताओ,
दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। हाँ, लिखा हुआ शराब यूट्यूब वाले, बेटा शराब नहीं सर आप होता है। मौज कर रहे हो तुम्हें, अभी टेस्ट चल ही रहा है यूट्यूब वाले बच्चों को, और कैसे टेस्ट होता है? यूट्यूब वाले बच्चों का टेस्ट ही तो हो रहा है। जल्दी जल्दी बताओ। देखो पहला प्रश्न तो बहुत आसान है, 1 पर धनात्मक या ऋणात्मक है, ऐसे थोड़े होता है। 1 न्यूट्रल है, सेकंड निगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव है। ओके भाई साहब, कहना है कि 1 न्यूट्रल है, सेकंड निगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव है। 1 न्यूट्रल है, सेकंड निगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव है। एक निगेटिव है, एक भैया कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं 1 पॉजिटिव है, सेकंड निगेटिव है, हैं निगेटिव 0 पॉजिटिव। ठीक, न्यूट्रल निगेटिव पॉजिटिव। चलो यार, बहुत तुम लोग ना इतनी खिचड़ी बना दियो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा अभी कुछ देर में, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा किस पे क्या है। भैया राजा बाबू देखो इधर, ये एकदम सीधे निकल गया, कोई डेविएशन नहीं हुआ। और कोई डेविएशन ऐसे कैसे नहीं होगा? अगर धन से ऋण की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो इसको घूमना चाहिए था भाई। इसका मतलब है कि आवेशित कण है ही नहीं, ये उदासीन है। बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया था जो कि उदासीन था, है ना? तो नंबर 1 उदासीन होगा, बिल्कुल सही जवाब था। नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की अगर बात करो तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर गया, और जो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा वो निगेटिव होगा, इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो निगेटिव प्लेट की ओर जाएगा वो पॉजिटिव होगा, इसको बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट पे गया वो निगेटिव है, जो निगेटिव प्लेट पे गया वो पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। और जो सीधे निकल गया वो उदासीन है। अब दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है, ठीक है? देखो सबसे पहली बात तो इस विधि से जब हम किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में गुजारते हैं तो उसका Q बाई एम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई अनावेशित कण है तो इसका Q बाई एम जो है आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है? तो पहला जवाब तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो भैया, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें किसी उदासीन कण का Q बाई एम वैद्युत क्षेत्र में गति करा के ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर वैद्युत बल लगेगा ही नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र से उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसका Q बाई एम हम नहीं ज्ञात कर सकते। जब नहीं ज्ञात कर सकते तो उसको डोमेन से बाहर कर दो, हो सकता है सबसे ज्यादा, हो सकता है सबसे कम हो, है ना? और सबसे कम क्यों, ज्यादा क्यों? जिस पे Q है ही नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं भी, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 0, है ना? यानी इसका Q बाई एम 0 हो गया, ऐसे ही समझ लो आप, है ना? किसका Q बाई एम कितना हो गया, 0 हो गया। बाकी उदासीन कण को वैद्युत क्षेत्र में गति कराएंगे तो उस पर ये इक्वेशन लगेगी नहीं ना यार, नहीं ज्ञात कर सकते, मतलब ये इक्वेशन उस पर लगेगी नहीं। बाकी Q का आप मान 0 रखो तो Q बाई एम अपने आप 0 हो जाएगा, लेकिन ये समीकरण उसमें हम नहीं लगा सकते क्योंकि उस पर कोई वैद्युत बल नहीं लग रहा है। और हम लोग ने ये समीकरण डिराइव किया है वैद्युत बल के कॉन्सेप्ट से। बोलो बात क्लियर है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, बात क्लियर है? हाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा ऐप पर जो भी बैचेस हैं उसकी जो भी जानकारी, उसके लिए तो आप ऐप पर फोन कर लीजिए, या तो ऐप के चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको बताया जाएगा। जब मैं ऐप पर यूट्यूब की बात नहीं करता तो यूट्यूब पे क्लास के बीच में अलग से बता दूं कुछ भी, लेकिन क्लास के बीच में उसकी चर्चा क्यों करूं? क्लियर है? चलिए, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा इन दोनों में जरा बात करें हम, जरा इस समीकरण को देखिए। मैं यहां से Q बाई एम लिखना चाहता हूं, यहां से मैं अगर मैं यहां से Q बाई एम लिखना चाहूंगा तो Q बाई एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सबको उधर भेज दो, तो ये ऊपर जाएगा तो 2mv² y,
ये सब ऊपर चला गया है ना। अच्छा m कहां भेज रहा हूं मैं, सॉरी, 2v² y है ना, v² y वहां चला गया तो 2v² y है ना। क्यों नीचे चला, क्यों यही रहेगा, ex² नीचे जाएगा तो ex² नीचे हो जाएगा, सही है। क्यों भाई बोलो, क्लियर है। अच्छा दोनों को एक चीज मैंने यहां बताया नहीं, लेकिन क्योंकि नहीं दिया इसलिए मैं समझूंगा कि आप अंडरस्टूड शायद समझ सकते थे। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सबको समान वेग से, अगर सबको वेग ही अलग अलग देंगे यार फिर क्वेश्चन बनने कोई मतलब नहीं रह गया। तो वेग सबका कांस्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र सबके लिए कांस्टेंट है, मतलब जो q बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया y बाई एक्स स्क्वायर के, q बाई एम हो गया y बाई एक्स स्क्वायर के। अच्छा अगर मैं y की बात करूं तो देखो यहां दोनों ही बीच से चले हैं और इस प्लेट पे आके गिरे हैं, मतलब जितना दूरी ये तय किया होगा उतना ही दूरी ये भी तय किया होगा। बोलो बात समझ में आ रही होगी कि जितना दूरी ये तय किया उतना दूरी ये भी, मतलब y भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब हो गया कि q बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है। तो आप कह सकते हो x का मान जिसका ज्यादा होगा उसका q बाई एम कम होगा। क्या, x का मान जिसका ज्यादा होगा उसका q बाई एम कम होगा। x मतलब ये देखिए, ये किसके तीसरे के लिए है तो ये x3 है, और ये दूसरे के लिए है तो ये x2 है ना। किसके लिए x का मान ज्यादा है, तो आप कहोगे सर x3 के लिए x का मान ज्यादा है, सॉरी तीसरे कण के लिए x का मान ज्यादा है, तो तीसरे कण का q बाई एम कम होगा, है ना। तो q बाई एम जो है फॉर थर्ड इज लेस देन q बाई एम फॉर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा q बाई एम किसका हुआ, आप कहोगे सर सेकेंड वाले का। बोलो समझ आया कि नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी से, ना आए पैसा वापस, जल्दी बताओ। सेकेंड का q बाई एम ज्यादा होगा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सेकेंड का q बाई एम ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो मैंने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, कहीं कोई चीज मैंने काटी नहीं है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है ना। ऐसा नहीं मैंने शॉर्टकट में बता दिया ऐसे 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 ऐसे, पूरा फुल एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप देखिएगा ये पूछा गया है, जेई नीट में भी इस तरह के बहुत से सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक। अब इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, इस पे क्या मिटाऊं, मैं इतना खचा दिया हूं, दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। तो कहां गया भाई, ये है, मिलता ही नहीं है, ठीक। ये दो प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव प्लेट है ना। टाइम है मेरे पास ना, हाँ टाइम है, मुझे लगा मैं किसी और टाइम तो नहीं खा रहा हूं। पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और तीव्रता 10⁶ कर लो, एक बढ़ा लो, 2 सेंटीमीटर है, और प्लेट की लंबाई जो दिया हुआ है वो 1 मीटर है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके बीचों बीच से v बराबर 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है कि ये प्लेट पर कहां टकराएगा, आपको बताना है। पहली बात तो किधर टकराएगा, ऊपर वाली प्लेट पर टकराएगा या नीचे वाली प्लेट पर टकराएगा। तुमको अक्सर इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ऊपर वाली प्लेट पर ही टकराना चाहिए, ऐसे ही टकराएगा सर, ये तो ऐसे ही टकराएगा। अब आपको बताना है कि कितना दूर टकराएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कितना दूर टकराएगा, है ना, ये आपको बताना है।
ठीक। अच्छा, इस प्लेट की लंबाई देने को कोई मतलब नहीं, मैं इसको हटा लेता हूं, मान लेता हूं ये अनंत लंबाई की प्लेटें हैं, बहुत लंबी प्लेट है ये, उसका कोई यूज नहीं, बिना मतलब दिया मैंने उसको, इसलिए हटा लिया मैंने। तुम लोग कंफ्यूज हो गए बिना मतलब का है इसको दिए हुए, इसका क्या मतलब है, क्यों निकलेगा ये। ठीक है, कैसे करेंगे आप सवाल को, फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं, कहां गया फॉर्मूला, कहां गया, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, मैं आप सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, लिख के रख दे रहा हूं आपके सामने में। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख करके रख दे रहा हूं, कहां रख दूं फॉर्मूला, यहां रख देता हूं, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार देखिए, यहां तो मैंने इस तरह से प्लेटों को बनाया है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो वाई अक्ष पे ही है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ई की है। और हमने जो डेरिवेशन किया था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाई अक्ष पर ही थी, और हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाई अक्ष पर ही है। कभी कभी होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एक्स अक्ष पे दे देता है और वेग वाई अक्ष पे दे देता है, और आप फॉर्मूला वही वाला अप्लाई कर देते हो और कर बैठते हो गलती, आपका आंसर आ जाता है गलत। बात समझ में आई? तो क्या करना है बेसिकली, अपने को क्या करना है कि अगर वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष पे दिया है, तीव्रता को वाई अक्ष पे दिया है, तो फॉर्मूले को भी हम लोगों को चेंज कर लेना है, यहां पे एक्स यहां पे वाई कर लेना है बस, और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर दिया होता एक्स अक्ष पे, प्लेटों को ऐसे ऐसे रखा होता, वेग वाई अक्ष पे दिया होता, तो आप भी इन दोनों को पलट लेते और आपका आंसर सही आता है ना। इस बात को बहुत बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक समझिएगा, वरना हो जाएगा गड़बड़, सारा अर्थ कन्वर्ट कर बैठोगे। ठीक है, चलिए यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भैया अपने को y की अगर मैं बात करूं तो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, और ये बीचों बीच से फेंका गया है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और y अक्ष पे कितना दूरी चला, 1 सेंटीमीटर, मतलब y का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 10 की घात -2 हो गया, बराबर क्यू इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देते हैं, गुणे ई मतलब 10 की घात कितना दिया है, 6 दिया हुआ है अपने को, 10 की घात 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम है इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 होता है, लेकिन मैं 9 ही ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, 31 इंटू वी स्क्वायर, वी का मान आपको दिया हुआ है 10 की घात 6 और इसका स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो आपसे निकालने को कहा है ना। जल्दी कैलकुलेशन करो, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 लिखा हुआ है, तो 10 की घात -2 बराबर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 9 दूना या काट देते हैं, लिख देते हैं 2 गुणे 9 गुणे 10 की घात -31 गुणे 10 की घात 12 और गुणे एक्स स्क्वायर, है ना। जरा चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और 10 की घात -2 बराबर 0.8 को मैं 8 इंटू 10⁻⁻14 लिख देता हूं, बटे 9 गुणे 10 की घात कितना आएगा, ये -31 में से 12 घटाएंगे, पहले 11 घटा लो, 20 बचा, 1 घटाओ -19 हो जाएगा, बस कैलकुलेशन और कुछ है नहीं, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात -19 गुणे 10 की घात -2 बटे में 8 गुणे 10 की घात -14, बस यही बचा। तो एक्स स्क्वायर का मान यहां से अंतिम सॉल्यूशन, अंतिम सॉल्व है ये, ऊपर जाएगा ये +14 हो जाएगा, है ना। तो +14 और -19, -5 बचेगा, तो -5 और -2 -7 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात -7 बटे 8, बस यही बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 90 गुणे 10 की घात -8 और बटे में 4, सॉरी बटे में 4 क्यों, बटे में 8, है ना। और 2 से अगर मैं काट दूं इसको, बस अंतिम है, खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 2 से काट दूं इसको तो हो जाएगा 45 बटे 4, और आपका हो जाएगा गुणे में
गुणे में 10 की घात -8। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो 45 मतलब 9 गुणे 5 यानी कि 3√5 बटे 2, 4 का 2 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -4, है ना, इतना मीटर। और बाकी थोड़ा बहुत आप लोग रूट का मान रख करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं बचा, केवल फाइनल सॉल्यूशन ही करना है बस इसमें। ठीक है, आप मान रख सकते हैं यहां पे √5 का मान रख सकते हैं। ठीक है, और जितना भी आए, कितना आएगा, 23 का होता है 529, यानी 22.8 के आसपास आएगा। तो 22.8 बटे 2 तो 11.4 हो जाएगा। तो 11 तिहाई 33 और 4 तिहाई 12, है ना, कितना हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा। तो 12.2 गुणे 10 की घात -4, शायद यही आएगा, अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया है तो। क्यूब रूट क्यों बेटा, स्क्वायर रूट होगा, क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट होगा ना ये। अब मैंने ओरल कैलकुलेशन कर दिया, ऊपर नीचे हो सकता है, उतना मैनेज कर लेना तुम लोग। ठीक, जो भी आए कर लेना अपना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इस पे इसी तरह का सवाल बन सकते हैं और कुछ खास बनेगा नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।